चलिए आज हम लोग आपात उपबंध का पढ़ेंगे बारे में। आपात उपबंध क्या चीज होता है इस बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए आज का टॉपिक है आपात उपबंध। भारतीय संविधान में आपात उपबंध का उल्लेख संविधान के भाग 18 में किया गया। किस भाग में? 18 में। और अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में उल्लेख किया गया है। आपात उपबंध का उल्लेख कहाँ कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 352 से और 360 के बीच में किया गया है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। वो तीनों प्रकार है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा का राजकीय आपातकाल और तीसरा का वित्तीय आपातकाल। अब पहल का देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। तो राष्ट्रीय आपातकाल को लगाया जाता है अनुच्छेद 352 के द्वारा। किस अनुच्छेद के द्वारा लगाया जाता है? 352 के द्वारा लगाया जाता है। और यह पहले 3 कंडीशन में 3 शर्त पर लागू होता था। पहला शर्त था युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर। यदि किसी देश पर, अगर भारत पर कोई देश के साथ युद्ध हो जाता है या कोई बाहरी देश इस पर आक्रमण कर देता है, तब अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकाल लागू कराया जाता था। दूसरा का कहलाता था कि सशस्त्र विद्रोह, यानी कि जब सेना पगला जाती थी या पगला जाएगी तब क्या होगा कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके 352 का प्रयोग करके क्या करेंगे कि लागू कराएंगे राष्ट्रीय आपातकाल। यानी कि जब सेना क्या करती है, ऐसा ही कंडीशन हुआ था 2012 में। मनमोहन सिंह के सरकार में मेरठ का सेना चल दिया, मेरठ रेजिमेंट सेना चल दिल्ली पर कैप्चरिंग कर ले, तो तत्काल आर्मी के जो कर्नल थे उसको सस्पेंड किया गया, तो देश बचा उस समय। तो ये 2-3 परिस्थिति में, पहला कि किसी देश के साथ भारत का युद्ध हो जाएगा तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, इसी को कहा जाता है इंग्लिश में नेशनल इमरजेंसी। ठीक। दूसरा का सशस्त्र विद्रोह, यानी कि सेना अगर विद्रोह कर देगा तो सेना को कंट्रोल करने के लिए अनुच्छेद 352 लगाया जाता है। और तीसरा का आंतरिक अशांति के आधार पर भी पहले लगाया जाता था, लेकिन इसके आधार पर अब हटा दिया गया। आंतरिक अशांति माने देश में अगर अंदर में शांति नहीं रहेगा, गृह युद्ध हो जाएगा, तो इस कंडीशन में इसको लगाया जाता था। इसका सबसे ज्यादा मिस यूज की 1975 में इंदिरा गांधी ने। ठीक ना। अभी तक ले ये मात्र 3 बार लगाया गया है। 1962 ईस्वी में इमरजेंसी लगाया गया था जब देश पर चाइना ने अटैक कर दिया था। दूसरा का लागू किया 1971 ईस्वी में लागू किया गया जब पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ और उस समय बांग्लादेश का गठन किया गया। तीसरा का जब इमरजेंसी तब लगा जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए क्या किया कि देश में इमरजेंसी लागू कर दिया। उस समय 1975 ईस्वी में देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, वह साइन नहीं कर रहे थे। जबरदस्ती इंदिरा गांधी और उसके मंत्रिमंडल क्या किए कि देश में आपात लागू करवाए। उनका खुद का बेटा जो संजय गांधी था जबरदस्ती जाकर राष्ट्रपति भवन में जाकर साइन करा कर लाया था। तो आंतरिक अशांति के आधार पर इसको हटा दिया गया है क्योंकि इसका मिस यूज किया पहली बार इंदिरा गांधी ने। तो तब से क्या हुआ रहा है कि इस पर से हटा दिया कि आंतरिक अशांति होगा तो देश में नेशनल इमरजेंसी नहीं लगेगा। अब देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी किस प्रकार लगता है, इसके लगने के बाद परिस्थिति क्या बनती है। तो देखिए नेशनल इमरजेंसी को लागू जो करते हैं राष्ट्रपति लागू करते हैं और वो भी मंत्रिमंडल के सलाह पर। और इनके जैसे ही लागू करेंगे तो इसकी वैलिडिटी 30 दिन होती है। समझते हैं, जैसे मान लेते हैं भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया तो तत्काल मंत्रिमंडल क्या करेगा कि आदेश देगा या सलाह देगा राष्ट्रपति महोदय की कि आप तत्काल इमरजेंसी लागू करिए। देश में इमरजेंसी लागू करेंगे तब सेना मूव करती है। मान लेते हैं जम्मू कश्मीर के इलाका में हो गया, जम्मू कश्मीर में कोई सभा संगठन मनाने लगेगा, जुलूस निकाल देगा तो सेना को जाने में दिक्कत होगा। इसीलिए तत्काल क्या होता है कि इमरजेंसी राष्ट्रपति लागू करते हैं, 352 अनुच्छेद का यूज करते हैं। तो इसका क्या होता है कि 30 दिन यह वैलिड रहेगा। लेकिन अगर संसद अनुमोदित कर देता है, संसद अनुमोदित का माने संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा का 2/3 बहुमत यदि इसको पारित कर दे तो इसकी वैलिडिटी 6 माह तक हो जाता है नेशनल इमरजेंसी का। माने कि 6 माह तक अधिकतम राष्ट्रीय आपातकाल देश में लागू रह सकता है, 6 माह तक। अगर 6 माह में भी देश में कंडीशन ना सुधरे तो दोबारा संसद क्या करेगी कि अनुमोदन करेगी, फिर 2/3 बहुमत लाएगी और इसे इसी प्रकार 6-6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक। माने जब तक स्थिति नहीं सुधरेगी तब तक राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी लागू रह सकता है। ठीक ना। लेकिन जैसे स्थिति सुधरेगी इस नेशनल इमरजेंसी को वापस ले लिया जाता है, यानी कि अनुच्छेद 352 को हटा दिया जाता है।
अब इस दौरान होता क्या है कि नेशनल इमरजेंसी जब देश में लागू होता है तो इस दौरान क्या होता है कि लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का कर दिया जाता है, ठीक ना। कार्यकाल 6 वर्ष हो सकता है अगर स्थिति नियंत्रण में नहीं रहेगी तो, क्योंकि मान लेते हैं अगर 4 वर्ष सरकार पूरा किया है और 4 वर्ष पूरा किया है तो नेशनल इमरजेंसी लग गया, किसी देश के साथ युद्ध हो गया, 6 महीना चाहे साल भर में युद्ध नहीं समाप्त हुआ तो इस दौरान क्या किया जाएगा, अब चुनाव होगा कि युद्ध संभाला जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है 1 साल। अब देखिए कि इसके लागू होने पर स्वतः अनुच्छेद 358 और 359 लागू हो जाता है, यानी कि बाई वन गेट 2 फ्री। माने अनुच्छेद 352 लागू होगा ना तो इसके साथ 2 अनुच्छेद ऑटोमेटिक लागू हो जाते हैं, एक अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। इस दौरान होता क्या है कि अनुच्छेद 358 कहता है कि जब देश में आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगेगा किस कंडीशन में, जब बाहरी आक्रमण होगा या किसी देश के साथ युद्ध हुआ रहेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि अनुच्छेद 358 के द्वारा आपका सारा मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। हमारे पास मौलिक अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में। तो आपका जितना मौलिक अधिकार है 6 का 6 मौलिक अधिकार सारे का सारे समाप्त कर दिया जाता है, निलंबित कर देते हैं राष्ट्रपति। यही बात अनुच्छेद 359 कहता है कि मूल अधिकार को निलंबित करने का आदेश या अधिकार जो है राष्ट्रपति महोदय के पास है, लेकिन वह अगर चाहे तो अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 को छोड़ सकते हैं, चाहेंगे तब, जबरदस्ती नहीं। अब अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि कोई अपराधी अगर अपराध करता है तो उसको वही सजा मिलना चाहिए जो इमरजेंसी लगने से पहले है, ठीक ना। यानी कि कोई एक थप्पड़ मारेगा तो ही नहीं कि उसका फांसी दे दिया जाए, यानी कि उसका वही पहले वाला ही स्थिति से उसको सजा दिया जाएगा। और अनुच्छेद 21 जो कहता है प्राण एवं दैहिक आजादी, माने प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का मतलब कि आपको सिर्फ जीवन जीने की आजादी और सांस लेने की आजादी रहेगा। अगर संसद में अधिकार रहेगा तो इहो जो माने आपका निलंबित कर सकता है, लेकिन उसके पास अधिकार नहीं रहता है, सांस लेना केहू रोकेगा। अब दूसरा का हमारा आता है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल का मतलब स्टेट लेवल आपातकाल, इसको लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। किस अनुच्छेद द्वारा? 356 के द्वारा। अभी तक पूरे भारत में 2019 ले लेकर 2019 तक अब तक नेशनल राजकीय आपातकाल जो है अनुच्छेद माने 125 बार लगा है। कितना बार? 125 बार। यानी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अभी मात्र 125 बार हुआ है, माने बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक ना। अब राजकीय आपातकाल क्यों लगाया जाता है तो देखते हैं, जब राज्य सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल कार्य नहीं करेगी, संवैधानिक माने संविधान के विपरीत अगर कार्य करेगी तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। यानी कि अनुच्छेद 356 जैसे ही प्रयोग होगा तो इसके साथ साथ एक और अनुच्छेद ऑटोमेटिक कार्य करने लगता है, अनुच्छेद 365। बात समझ रहे ना। तो अनुच्छेद 365 कहता है कि केंद्र के नियम का पालन अगर राज्य सरकार न करे तो अनुच्छेद 65 के द्वारा उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अब होता क्या है कि मान लेते हैं कोई केंद्र सरकार कानून बनाया, मान लेते हैं जीएसटी बनाया, अगर जीएसटी का कोई राज्य सरकार अपने राज्य में लागू नहीं करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा कि अनुच्छेद 365 का प्रयोग कर दिया जाएगा और वहां की विधानसभा भंग कर दी जाएगी। और जब जैसे ही विधानसभा भंग होगा तो उस राज्य में राज्यपाल एक्टिव हो जाते हैं, ठीक। यानी कि जब विधानसभा भंग होता है तो उस राज्य के कार्यपालिका और विधायिका का मालिक हो जाता है राज्यपाल, और राज्यपाल जो होता है प्रतिनिधि होता है राष्ट्रपति का। बताइए कैसे? पहले राष्ट्रपति क्या करते हैं कि अपने प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्य में राज्यपाल बैठाते हैं ना। तो जब राज्यपाल उस राज्य में शासन करने लगेंगे, इसका मतलब कि राष्ट्रपति वहां पर शासन कर रहे हैं। तो यही परिस्थिति होता है कि अगर राज्य सरकार संविधान के विपरीत कार्य करने लगे या केंद्र सरकार के कानून को अपने यहाँ लागू न करेगा तो उस परिस्थिति में क्या किया जाता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा दिया जाता है। और उस स्थिति में जब जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस कानून को अपने उस राज्य में लागू कर दिया जाता है और उस राज्य में संविधान के अनुरूप कार्य होने लगता है। राष्ट्रपति शासन जो है किसी राज्य में अधिकतम 2 माह तक लागू हो सकता है। कितने तक? अधिकतम 2 माह तक लागू हो सकता है, लेकिन अगर संसद इसको अनुमति दे दे तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक ना। अगर देखिए तो अधिकतम 2 माह तक माने लागू रहता है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में, लेकिन अगर संसद अनुमति दे दे तो इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है 2 माह से 4 माह, 4 माह से 6 माह, लेकिन अधिकतम 6 माह से अधिक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी राज्य में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है, ठीक ना।
अब देखते हैं तीसरा का हमारा आपातकाल है वित्तीय आपातकाल, यानी कि अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक हमारे देश में एक बार भी माने वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, यानी कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी एक बार भी नहीं हुआ है देश में, यानी कि वित्तीय आपातकाल अभी देश में लगा ही नहीं है। अच्छा, किस कंडीशन में इसको लगाया जाता है? तो इसका 2-3 कंडीशन है कि जब देश आर्थिक मंदी में चल जाए, यानी कि पैसे की कमी देश में हो जाए या वित्तीय कमी हो जाए, इसी को कहा जाता है वित्तीय या आर्थिक कमी। जब देश में पैसे का कमी हो जाए, अभाव हो जाए, या आर्थिक कमी मंदी हो जाए, या साख की कमी हो जाए, पैसे रुपये की कमी में विश्वास की कमी हो जाए, या आर्थिक मंदी हो जाए, या फिर वित्तीय या आर्थिक कमी हो जाए, तो इस स्थिति में क्या होता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके उस देश में, हमारे भारत देश में माने आर्थिक माने वित्तीय आपातकाल लगा सकते हैं। और जैसे ही अनुच्छेद 360 का यूज होगा, यानी कि वित्तीय आपातकाल लगेगा, तो इस स्थिति में क्या होता है कि देश में जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, इनके सारे कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दिया जाता है। ठीक ना? देश में चाहे वह केंद्र सरकार का कर्मचारी हो चाहे राज्य सरकार का कर्मचारी हो, सारे के सारे वेतन का कमी कर दिया जाता है। हमारे तो क्या हो कि 50,000 मिल रहा है, तो अब वित्तीय आपातकाल लागू होगा ना, तो उसको वेतन 50,000 नहीं दिया जाएगा, कुछ ना कुछ काट कर दिया जाएगा, उतना पैसा और केंद्र सरकार के खाते में जमा होगा। बात समझ रहे ना? तो जब देश में आपातकाल लागू होता है तो क्या होता है कि सारे कर्मचारियों को, देश में जितने कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र लेवल का हो या राज्य लेवल का, उनके पैसे में, उनके वेतन में कटौती कर दिया जाता है। लेकिन मैंने एक बात समझाया था कि जिसका वेतन दिया जाता है देश के संचित निधि से, यानी जिस कर्मचारी का वेतन देश के संचित निधि से दिया जाता है, उनके वेतन में कटौती नहीं किया जाएगा जब अनुच्छेद 360 का प्रयोग होगा। यानी कि संचित निधि से वेतन किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को दिया जाता है, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, महान्यायवादी को दिया जाता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के 34 जजों का वेतन जो दिया जाता है देश के संचित निधि से दिया जाता है। तो जिन लोगों का वेतन देश के संचित निधि से दिया जाता है, उनके वेतन में कटौती नहीं होगी। समझ रहे ना? यही कहलाता है वित्तीय आपातकाल। चलिए ठीक।